रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में सूरज नाम का एक बेहद गरीब युवक रहता था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और पूरा गांव घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। सूरज के परिवार में उसके साथ उसके बूढ़े और बीमार माता पिता रहते थे। सूरज का परिवार इतना गरीब था कि उनके पास इस हाड़ कपाने वाली सर्दी से बचने के लिए ना तो कोई पक्का मकान था और ना ही शरीर ढकने के लिए पर्याप्त ऊनी कपड़े। उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी और ना ही खाने का कोई पक्का साधन। सूरज दिन भर इस ठिठुरती ठंड में दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और खून पसीना एक करके जो थोड़ा बहुत कमा पाता उसी से अपने परिवार का पेट भरता। अपने बेटे को इस जानलेवा सर्दी में इतनी मेहनत करते देख सूरज के माता पिता का मन दुख से भर जाता। वे अक्सर अलाव के पास बैठकर आपस में बातें करते। देवकी, हमारे पास ना अपना घर है ना ही जमीन है। हमारा बेटा दिन भर बर्फीली हवाओं के बीच दूसरों के खेतों में खटता है और बदले में उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। हम दोनों बुढ़ापे में अपने बेटे पर बोझ बन गए हैं। सूरज उनकी बातें सुन लेता और मुस्कुराते हुए उन्हें समझाता। माँ बाबूजी, आप परेशान मत होइए, भगवान सब देख रहा है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा ईमानदारी से मेहनत की है। मैंने बचपन से गरीबी की ये सर्द रातें देखी हैं, पर मैंने कभी हार नहीं मानी। मुझे यकीन है कि एक दिन सूरज निकलेगा और हमारी जिंदगी से ये गरीबी का कोहरा हमेशा के लिए हट जाएगा। सूरज हमेशा सोचता था कि आज भले ही वक्त की हवाएं उसके खिलाफ चल रही हों, लेकिन अगर वो लगातार मेहनत की आग में तपता रहेगा तो एक दिन उसकी किस्मत की बर्फ जरूर पिघलेगी। एक दिन सूरज गांव के जमींदार सेठ धनराज के खेत पर काम कर रहा था। ठंड बहुत ज्यादा थी। सेठ धनराज खेत के किनारे एक सूखे पेड़ के नीचे एक छोटी सी सिगड़ी जलाकर उदास बैठे थे। सूरज अपने काम में लगा था, कुदाल चला रहा था। तभी उसकी नजर सेठ पर पड़ी। उसने देखा कि सेठ धनराज बहुत ही ज्यादा उदास है और किसी गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। सूरज तुरंत अपना काम छोड़कर उनके पास गया। क्या हुआ मालिक? आप आज बहुत बुझे बुझे से लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी बहुत बड़ी चिंता में हैं। क्या कोई बात हुई है? मुझे बताइए, क्या पता मैं आपकी कोई छोटी मोटी सहायता कर सकूं? सूरज की बात सुनकर सेठ धनराज को गुस्सा आ गया। वे ठंड से वैसे ही कांप रहे थे। झुंझुला कर बोले, अरे जा भाई, तू मेरी क्या सहायता करेगा? तू खुद अपनी सहायता तो कर नहीं पा रहा। अगर तू किसी की मदद करने लायक होता तो क्या आज इस कड़कड़ाती ठंड में 2 वक्त की रोटी के लिए मेरी जमीन पर मजदूरी कर रहा होता? चल जा यहाँ से, अपना काम कर और मेरा दिमाग मत खा। सूरज ने उनकी कड़वी बातें सुनी, लेकिन उसे बुरा नहीं लगा। उसने बहुत ही विनम्रता से कहा, सेठ जी, ऐसा नहीं है। ये सब वक्त की बात है, सब किस्मत का खेल है। इंसान को अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। आज भले ही मौसम खराब है और किस्मत मेरे पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर मैं ईमानदारी और लगन से इस ठंड में भी पसीना बहाता रहूंगा तो किस्मत भी एक दिन मेरी तरफ झुक जाएगी। कोहरा कितना भी घना हो, सूरज को निकलने से ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सूरज की समझदारी भरी बातें सुनकर सेठ धनराज का गुस्सा शांत हुआ और वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अरे वाह सूरज, तेरे विचार तो बहुत ऊंचे हैं। तेरी बातें सुनकर मेरे बेचैन मन को एक सुकून सा मिला है। इतनी परेशानियों और गरीबी की मार झेलते हुए भी तू अपनी जिंदगी इतने संतोष से काट रहा है, ये बड़ी बात है। सेठ जी, ये सब मेरे पिता की सीख है। जब भी मैं किसी चीज के लिए उनसे जिद करता था तो मेरे पिता हमेशा मुझे यही समझाते थे, बेटा सूरज, हमारे पास इतना धन नहीं है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी भी इस मौसम की तरह होती है। कभी ये धूप की तरह खुशियों से भरी होती है, कभी ये कड़ाके की ठंड बनकर कठिनाइयां लाती है और कभी आंसुओं की बारिश बनकर बरसती है। लेकिन जैसे हर मौसम बीत जाता है, वैसे ही जिंदगी के मुश्किल हालात भी गुजर जाते हैं। बस धैर्य और हिम्मत की आग जलाए रखना जरूरी है, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। अरे वाह, लगता है तेरे पिता बहुत ही ज्ञानी और नेक इंसान हैं।
किसी दिन मैं उनसे जरूर मिलूंगा, लेकिन अभी मेरी परेशानी बहुत बड़ी है। मालिक, आखिर हुआ क्या है? आप एक बार मुझे साफ साफ बताइए। क्या पता बातों बातों में आपकी परेशानी का कोई हल निकल ही आए। अरे सूरज, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे अपनी परेशानी का कोई भी किनारा नजर नहीं आ रहा है। सेठ जी, एक बार बताइए तो सही। हमारे गांव में मेरे पिता की एक पुश्तैनी जमीन थी जो कई पीढ़ियों से हमारे पास थी। वो जमीन बहुत कीमती है, उस पर मेरा और मेरे भाई का पूरा हक है। पर हमारे गांव के ही 2 दबंग बाप बेटों रण सिंह और उसके बेटे प्रताप ने उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। मैं पुलिस थाने में केस दर्ज कराने की सोच रहा था, लेकिन गांव के बड़े बड़े और ताकतवर लोग उनके साथ हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं उन गुंडों का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। अब तो सुना है कि उन लोगों ने उस जमीन पर खेती बाड़ी भी शुरू कर दी है। मेरे पुरखों की जमीन, मेरी इज्जत सब मेरे हाथों से छीनी जा रही है। मैं बहुत परेशान हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूं। सूरज ने उनकी बात सुनकर कहा, आप सही कह रहे हैं सेठ जी। अगर आप लड़कर जमीन लेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे ताकतवर हैं। पर मालिक, आप चिंता मत कीजिए। हर ताले की चाबी होती है। अगर आप चाहें तो एक तरीका है जिससे आप अपनी जमीन वापस पा सकते हैं बिना लड़े। सेठ धनराज ने निराश होकर कहा, सूरज, अब तू ही बता मैं क्या करूं। मैं तो सोच सोच कर पागल हो गया हूं। मेरी पुश्तैनी जमीन बर्फ की तरह पिघलकर हाथ से जा रही है और मैं बस हाथ मलकर रह गया हूं। सूरज ने कुछ देर तक खामोशी से सोचा, अलाव की लपटों को देखा और फिर कहा, मालिक, आप चिंता मत कीजिए। हर ताले की चाबी होती है। अगर आप चाहें तो एक तरीका है जिससे आप अपनी जमीन वापस पा सकते हैं बिना लड़े। सेठ धनराज ने उत्सुकता से पूछा, अगर ऐसा कोई तरीका है तो जल्दी बताओ, वो क्या तरीका है? सूरज ने थोड़ा झुककर सेठ धनराज को अपनी सारी तरकीब विस्तार से समझा दी। तरकीब सुनकर सेठ धनराज की आंखों में चमक आ गई। वे सूरज से बोले, अरे वाह सूरज, तू तो बहुत समझदार है। तूने तो बहुत ही शानदार चाल सोची है। ऐसे तो मेरी जमीन मुझे जरूर मिल जाएगी। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अगर तेरी ये योजना सफल हुई तो मैं उस जमीन का एक बड़ा हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। अरे मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरे मालिक हैं। आपकी वजह से ही मुझे इस मंदी के दौर में भी काम मिलता है और मेरे घर का चूल्हा जलता है। आपकी मदद करना तो मेरा धर्म है। मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए। ठीक है सूरज, तुम बहुत नेक इंसान हो। कल से तुम इस काम पर लग जाओ। सूरज ने अपनी योजना शुरू की। अगले दिन सूरज रण सिंह और प्रताप नाम के उन बाप बेटों के पास पहुंच गया जिन्होंने सेठ धनराज की जमीन हथिया रखी थी। वे दोनों खेत पर अलाव दाप रहे थे। सूरज ने जाकर कहा, नमस्कार सेठ जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो पास के लोगों ने बताया कि आप बहुत बड़े जमींदार हैं और आपके यहाँ काम के लिए मजदूर की जरूरत है। क्या मुझे भी कोई काम मिल सकता है? अरे कौन हो तुम? तुमसे किसने कह दिया कि यहाँ मजदूर की जरूरत है? भाग यहाँ से, हमें किसी की जरूरत नहीं है। सेठ जी, मैं एक गरीब मजदूर हूँ। पास ही के गांव में रहता हूँ। काम की तलाश में इस ठंड में इधर उधर भटक रहा हूँ। हर दिन कहीं ना कहीं काम मिल जाता है, बस उसी से अपना पेट पालता हूँ। कभी खेती कर लेता हूँ तो कभी कोई और मजदूरी। हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, थोड़ा काम मिल जाता तो मेहरबानी होती। ये तो ठीक है, पर हमारे यहाँ फिलहाल कोई काम नहीं है। सूरज ने अपनी चाल चरी। सेठ जी, मैंने तो सुना है कि आप लोग इस गांव के सबसे रईस और बड़े जमींदार हैं। आपके पास बहुत सारी जमीन है, इसीलिए आपके यहाँ हमेशा मजदूरों की ज़रूरत रहती है। मुझे लगा कि इतने बड़े घर में मुझे कोई ना कोई काम तो ज़रूर मिल जाएगा। बाबूजी, ये सही कह रहा है, मजदूर तो चाहिए ही। लेकिन रण सिंह ने फिर मना कर दिया। अरे भाई, मैंने कहा ना, यहाँ किसी भी मजदूर की जरूरत नहीं है। इसका मतलब सेठ धनराज तुम्हारे बारे में सही कह रहे थे। सेठ धनराज का नाम सुनते ही रण सिंह के कान खड़े हो गए। उसने पूछा, धनराज ने हमारे बारे में क्या कहा? अरे कुछ नहीं सेठ जी, छोड़िए उन बातों को। चलिए तो मैं चलता हूँ, आपके यहाँ तो कोई काम नहीं है, मैं अपने लिए कहीं और देख लेता हूँ। सूरज वहां से मुड़कर जाने लगा। तभी रण सिंह और प्रताप ने उसे रोक लिया।
वे जानना चाहते थे कि उनका दुश्मन धनराज उनके बारे में क्या बातें कर रहा है। रणसिंह बोला, अरे भाई इधर आओ, शायद तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम निकल आए, पहले इधर आ। सूरज तुरंत उनके पास लौट आया और बोला, धन्यवाद सेठ जी, बताइए क्या काम है। आप जो भी काम बोलेंगे मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। आखिर बूढ़े माँ बाप का पेट पालना है। अरे सब्र रख, काम तो हम तुम्हें बता ही देंगे। पहले ये बता कि वो धनराज हमारे बारे में क्या कह रहा था। सूरज ने झूठ बोला। सेठ जी, मैं पहले सेठ धनराज के यहाँ ही काम करता था, पर वो बहुत ही कंजूस और बदतमीज आदमी है। मैं उसके यहाँ कड़कड़ाती ठंड में दिन रात मेहनत करता था, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी वो मेरी सही मजदूरी नहीं देता था। इस बात पर कल मेरी उससे बहुत बहस हो गई। फिर क्या हुआ, उसने हमारे बारे में क्या कहा? सूरज ने मिर्च मसाला लगाकर कहा, जब मेरी सेठ धनराज से बहस हो रही थी तब उसने घमंड में कहा कि पूरे गांव में मुझसे ज्यादा मजदूरी कोई नहीं दे सकता। तो मैंने भी गुस्से में कह दिया कि गांव के सबसे बड़े और दिलदार जमींदार तो रणसिंह सेठ और प्रताप सेठ हैं। वे सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं, इसीलिए उनके यहाँ हमेशा काम करने वालों की भीड़ रहती है और वे मजदूरों का ख्याल रखते हैं। ये सुनकर दोनों बाप बेटा खुशी से फूल गए। रणसिंह हंसा। भाई बिल्कुल सही कहा तूने। आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। हमारा फर्ज है कि जो भी मजदूर हमारे यहाँ काम करता है उसे उसकी मेहनत का फल मिले। वाह सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। वो सेठ धनराज कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। वो तो शायद आपके पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। रणसिंह और प्रताप सूरज की चिकनी चुपड़ी और चापलूसी भरी बातों में आ गए। उन्होंने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। रणसिंह बोला, चलो अब काम की बात करते हैं। तुम एक अच्छे और समझदार इंसान लगते हो। हमें अपने खेत पर काम करने के लिए तुम्हारे जैसे ही एक मेहनती मजदूर की जरूरत है। कल से ही काम पर आ जाना। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। सूरज ने जी तोड़ मेहनत की। एक दिन रणसिंह अपने बेटे प्रताप से बोला, प्रताप बेटा, ये सूरज तो बहुत मेहनती है। ये अकेले ही 4 लोगों का काम कर देता है। इस ठंड में भी ये थकता नहीं है। अच्छा हुआ कि हमने इसे रोक लिया। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं। सूरज बहुत मेहनती है। इसके जितना काम शायद ही कोई और करता होगा। ये पूरा दिन यहाँ काम पर अकेला लगा रहता है। सूरज की मेहनत ने रणसिंह और प्रताप का दिल जीत लिया और अब वे उस पर भरोसा करने लगे थे। कुछ दिन और बीत गए। एक शाम कोहरा बहुत घना था और अंधेरा भी जल्दी हो गया था। रणसिंह और प्रताप अपने खेतों का दौरा करने आए। जब वे खेत पर पहुंचे तो देखा कि सूरज इतनी देर तक घने कोहरे और अंधेरे में भी काम कर रहा था। सूरज भाई, अब तो रात होने वाली है और ठंड भी बहुत बढ़ गई है। तुम इतनी देर तक काम क्यों कर रहे हो? अब घर जाओ और आराम कर लो। सेठ जी, हमारी किस्मत में आराम कहाँ है? घर पर बूढ़े माँ बाप हैं, ठंड से ठिठुर रहे हैं। काम नहीं करूँगा तो उनके लिए 2 वक्त का खाना और गर्म कपड़े कहाँ से जुटा पाऊंगा? घर पर बैठकर गरीबी को कोसने से अच्छा है कि मैं काम करूं। इस तरह मेरा मन भी लगा रहता है और शरीर में गर्मी भी बनी रहती है। तुम बहुत मेहनती हो सूरज, लेकिन आज का काम यहीं छोड़ दो और घर जाकर रजाई में आराम करो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं काम करने में ही खुश हूँ। आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। थोड़ा काम और बाकी है, निपटा कर चला जाऊंगा। ठीक है सूरज, फिर हम चलते हैं। जब तुम्हारा मन करे काम खत्म करके अपने घर चले जाना। इसके बाद रणसिंह और प्रताप खेत को सूरज के भरोसे छोड़कर अपने घर चले गए। अगली सुबह जब रणसिंह और प्रताप अपने खेत पर लौटे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। खेत में पुलिस खड़ी थी और गांव के कुछ लोग जमा थे। पुलिस को देखकर दोनों दौड़ते हुए आए और हाँफते हुए पूछा, क्या हुआ थानेदार साहब, आप यहाँ सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? क्या ये जमीन तुम दोनों की है? हाँ थानेदार साहब, ये जमीन हमारी है। हमारे पास इसके कागजात तो नहीं, पर कब्जा हमारा ही है। फिर तो तुम दोनों को ले जाकर जेल में डालना ही पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? हम कुछ समझे नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमने क्या किया है? अभी तुम दोनों बहुत अच्छे से समझ जाओगे।
वो देखो तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। थानेदार के कहते ही जब दोनों बाप बेटे ने पलटकर देखा तो वहां उनकी जमीन में एक गड्ढा खुदा हुआ था और उसमें एक मानव कंकाल, हड्डियों का ढांचा पड़ा था। ये देखकर दोनों बाप बेटे डर के मारे कांपने लगे। ठंड तो थी ही, अब डर ने उन्हें और जमा दिया। रण सिंह हकलाते हुए बोला, थानेदार साहब, ये किसकी लाश है और ये हमारे खेत में कहाँ से आ गई? अब बहाने मत बनाओ, पहले लोगों को मारो, फिर उन्हें अपनी जमीन में गाड़ दो, और अब कह रहे हो कि ये क्या है? ये लाश तुम्हारी जमीन से मिली है, इसका जवाब तुम्हें ये देना होगा। प्रताप रोने जैसा मुंह बनाकर बोला, नहीं थानेदार साहब, हमें नहीं पता कि ये सब क्या है। ये लाश यहाँ कैसे आई, हमें सच में कुछ नहीं पता। अब झूठ मत बोलो। अगर फांसी नहीं हुई तो कम से कम तुम दोनों को उम्र कैद की सजा तो जरूर मिलेगी। ठंड में जेल की हवा खाओगे तो अक्ल ठिकानी आ जाएगी। फांसी और उम्र कैद की बात सुनकर दोनों बाप बेटे बुरी तरह डर गए और थानेदार के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। थानेदार साहब, हम इस लाश के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें नहीं पता ये लाश किसकी है और इसे यहाँ कौन गाड़ कर चला गया। इस मुसीबत से बचने के लिए दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखना शुरू किया। तभी सूरज वहां भीड़ से निकलकर उनके पास आ गया। उसने बहुत ही भोलेपन से पूछा, अरे सेठ जी, ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? क्या हुआ है मालिक? सूरज, देखो पता नहीं कहां से हमारी जमीन में ये कंकाल आ गया है, हम तो फंस गए। मालिक, ये कंकाल यहाँ कहाँ से आ गया? ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ सूरज, पता नहीं ये कंकाल यहाँ कहाँ से आया है और थानेदार साहब को लगता है कि इसे हमने यहाँ मारकर गाड़ा है। अब तू ही कोई उपाय सोच जिससे हम इस परेशानी से बच सकें। तीनों को आपस में खुसुर फुसुर करते देख थानेदार ने जोर से कहा, अब कोई तरकीब मत बनाओ। तुम दोनों बाप बेटों में से कोई एक तो जरूर जेल जाएगा। अब तुम ही तय करो कि जेल कौन जाएगा, बाप या बेटा। थानेदार साहब, थोड़ा सा समय दीजिए, हम तय कर लें कि जेल कौन जाएगा। मैं बस 5 मिनट देता हूँ, जल्दी से फैसला करो कौन जाएगा जेल। सूरज रण सिंह और प्रताप को लेकर थोड़ी दूरी पर एक पेड़ की ओट में जाकर बात करने लगा। सूरज ने कहा, देखो मालिक, दोनों के फंसने से अच्छा है कि कोई एक फंसे। अब सोचिए कौन जाएगा। जेल में बहुत ठंड होती है, हम दोनों में से कोई भी जेल नहीं जाना चाहता। सूरज भाई, कोई उपाय सोचो। मालिक, एक बात कहूँ, इस कंकाल को देखकर ऐसा लगता है कि इसे काफी महीने पहले शायद पिछली गर्मियों में जमीन में दबाया गया होगा। रण सिंह जो फांसी की बात सुनकर पहले ही डर गया था, सूरज की बात सुनते ही उसने फटाफट पूरी सच्चाई सूरज को बता दी। देखो सूरज भाई, सच कहूं तो ये जमीन हमने कुछ महीने पहले ही धनराज से जबरदस्ती हड़प ली थी। ये हमारी खानदानी जमीन नहीं है। रण सिंह की बात सुनकर सूरज ऐसा दिखाने लगा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। उसने चौंकते हुए कहा, क्या कहा मालिक आपने? ये जमीन आपने हड़पी थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा साफ साफ बताइए। रण सिंह ने जमीन हड़पने की पूरी कहानी सूरज को बताई कि कैसे उन्होंने सेठ धनराज को डरा धमकाकर जमीन ली थी। पूरी कहानी सुनने के बाद सूरज ने कहा, मालिक, अगर ऐसा है तो मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। जल्दी बताओ सूरज भाई, क्या तरकीब है? तरकीब बताने से पहले मुझे ये बताइए कि आप लोगों के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, ये जमीन या आप दोनों की जान? सूरज, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? हमारे लिए जमीन से ज्यादा हमारी जान प्यारी है। जान बची तो लाखों पाए। तो एक काम कीजिए मालिक, आप सबसे पहले जाकर थानेदार को बताइए कि ये जमीन सेठ धनराज की है। आप उनसे साफ साफ कहिए कि हमने तो बस कुछ महीने पहले ही ये जमीन खेती के काम के लिए उनसे ली थी। ये लाश पुरानी है तो इसका मतलब ये लाश धनराज के समय की है। बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। अरे सूरज, लेकिन इससे तो हमारी जमीन हमसे छिन जाएगी, फिर क्या होगा? नहीं मालिक, शायद आप मेरी तरकीब समझ नहीं पाए। जब आप थानेदार को बताएंगे कि ये जमीन सेठ धनराज की है तो पुलिस किसे गिरफ्तार करेगी? सेठ धनराज को। और जब धनराज हत्या के जुर्म में जेल चला जाएगा तब आप लोग फिर से जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। इससे आप लोग भी जेल जाने से बच जाओगे और जमीन भी। धनराज के जेल जाने के बाद जमीन आप ही के पास रहेगी। सूरज की ये चालाकी भरी तरकीब सुनकर दोनों बाप बेटे दंग रह गए। वाह सूरज भाई, तुम तो बहुत होशियार हो। आज तक तुमने हमें अपने काम से खुश किया था, अब तुम्हारी बुद्धि हमारी जान भी बचाएगी। इसके बाद तीनों वापस थानेदार के पास गए। सूरज ने जो कुछ सिखाया था वही बात दोनों बाप बेटे तोते की तरह थानेदार से कहने लगे। रण सिंह ने हाथ जोड़कर कहा,
थानेदार साहब, हमसे गलती हो गई। असल में ये जमीन हमारी नहीं है। हमने कुछ महीने पहले ही काम करने के लिए ये खेत सेठ धनराज से लिया था। ये जमीन पुश्तैनी रूप से उन्हीं की है। जब खुद फंस गए हो तो अब किसी और को फंसाकर अपनी जान बचाना चाहते हो ना। साहब, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो आप सूरज से पूछ लीजिए। वो हमारे साथ बस कुछ दिनों से ही काम कर रहा है। इससे पहले वो सेठ धनराज के यहाँ काम करता था। बोलो सूरज, ये जमीन किसकी है? थानेदार साहब, ये जमीन सच में सेठ धनराज की है। रण सिंह सेठ और प्रताप सेठ ने तो बस कुछ समय से इस जमीन पर खेती कराना शुरू किया है। सूरज की गवाही सुनकर थानेदार ने सिपाही से कहा, जाओ सेठ धनराज को बुला कर लाओ। साहब, मैं जाकर बुला लाता हूँ। सूरज तुरंत दौड़कर गया और सेठ धनराज को बुला लाया। लेकिन इस बार धनराज अकेले नहीं थे। वे अपने साथ गांव के सरपंच को भी लेकर आए थे। सरपंच ने आते ही पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? इतनी ठंड में यहाँ इतने लोग क्यों जमा हैं? देखिए सरपंच जी, इन दोनों की जमीन से कंकाल निकला है और अब ये लोग कह रहे हैं कि ये जमीन इनकी नहीं है बल्कि सेठ धनराज की है। थानेदार ने सरपंच जी को पूरी कहानी सुना दी। अपने आप को हत्या के केस में फंसता देख रण सिंह ने झट से सरपंच से कहा, सरपंच जी, आप गवाह हैं। ये जमीन हमारी नहीं है। हम यहाँ बस कुछ समय से काम कर रहे हैं। आप हमारे मजदूर सूरज से पूछ लीजिए। हाँ सरपंच जी, ये जमीन सेठ धनराज की है। सरपंच ने रण सिंह को घूरते हुए कहा, मैं कैसे मान लूं कि ये जमीन धनराज की है? हमारे यहाँ का पटवारी और तुम खुद तो कह रहे थे कि इस जमीन पर तुम्हारा कब्जा था और तुम इसके मालिक हो। अब अचानक पलट गए। नहीं साहब, हमने झूठ बोला था। हमने धनराज के साथ धोखा किया था। हम बस इस जमीन को हड़पना चाह रहे थे, लेकिन अब हमें ये जमीन नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो हम सबके सामने लिखित में देने को तैयार हैं कि ये जमीन धनराज की है। हमें बस इस कंकाल के चक्कर से बचा लीजिए। जैसे ही उन्होंने ये कबूल किया, थानेदार और सरपंच मुस्कुराने लगे। सरपंच ने थानेदार से कहा, थानेदार साहब, आप जाइए, बाकी का काम अब हम संभाल लेंगे। सरपंच के कहने पर थानेदार वहां से चला गया। रण सिंह और प्रताप हैरान थे कि पुलिस बिना किसी को गिरफ्तार किए क्यों चली गई। सरपंच ने सेठ धनराज से कहा, अब बताओ सेठ, ये कंकाल यहाँ कैसे आया? तुमने किसे मारकर यहाँ गाड़ा है? सेठ धनराज जोर से हंसे और बोले, अरे सरपंच जी, ये तो नकली कंकाल है। ये जानवरों की हड्डियों का ढांचा है जिसे मैंने और सूरज ने मिलकर यहाँ गाढ़ा था। इन दोनों ने मिलकर मेरी जमीन हड़प ली थी और अपनी ताकत के दम पर वापस नहीं कर रहे थे। इसलिए मैंने और सूरज ने मिलकर ये ठंड के कहर के बीच ये योजना बनाई थी ताकि इन दोनों के मुंह से डर के मारे सच निकलवा सकें। सेठ धनराज की बात सुनते ही दोनों बाप बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या ये नकली था? वे समझ गए कि ये उनकी खुद की कबूली हुई बात थी जिसने उन्हें फंसा दिया। सूरज को इस योजना में शामिल देखकर दोनों बाप बेटों को समझ आ गया कि ये सब सेठ धनराज और सूरज की मिली भगत थी। अब दोनों बाप बेटों के पास अपनी गलती मानने और शर्मिंदा होने के सिवा कोई चारा नहीं था। रण सिंह ने सिर झुका लिया। हमें माफ कर दीजिए सरपंच जी, हम लालच में आ गए थे। हमें माफ कर दीजिए धनराज जी। हम आज के बाद ये गलती कभी नहीं करेंगे और ये जमीन अभी के अभी आपको वापस सौंपते हैं। रण सिंह और प्रताप दोनों सरपंच और सेठ धनराज के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। दोनों को इतना गिड़गिड़ाता देख धनराज का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा, ठीक है रण सिंह, मैंने तुम्हें माफ किया। सरपंच जी, इन्हें जेल मत भेजिए। सेठ धनराज ने अपना केस वापस ले लिया। सरपंच ने चेतावनी दी, जाओ, आज तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन याद रखना, दूसरों की जमीन पर बुरी नजर डालना पाप है। धन्यवाद सेठ धनराज जी, आपने हमें माफ कर दिया। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। वे दोनों शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। अंत में खेत पर सिर्फ सूरज और सेठ धनराज बचे थे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अब उसमें जीत की गर्माहट की। सेठ धनराज ने सूरज से कहा, सूरज, जैसा कि मैंने वादा किया था, जिस जमीन पर तुम काम कर रहे थे और जिसे तुमने अपनी बुद्धि से मुझे वापस दिलाया,
आज से उस जमीन का एक बड़ा हिस्सा तुम्हारा है। अब तुम भी जमीन के मालिक हो। सूरज की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। याद करो सूरज, तुमने मुझसे क्या कहा था? बस मेहनत करते रहो, एक दिन तकदीर का दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। तो समझो, तुम्हारी तकदीर का दरवाज़ा खुल चुका है। अब से तुम्हें और तुम्हारे बूढ़े माता पिता को ठंड में ठिठुरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह सूरज ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और चतुराई की मदद से न केवल सेठ धनराज को उनकी जमीन वापस दिलाई, बल्कि ठगी करने वाले बाप बेटों को भी सबक सिखाया। अपनी फूटी किस्मत को उसने अपनी हिम्मत से बदल दिया था और अब वो भी एक जमीन का मालिक बन गया था। कोहरा छट चुका था और धूप खिल उठी। तो दोस्तों, हमें एक अच्छी और प्रेरणादायक कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो कृपया करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम अगली वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप देख पाएं। धन्यवाद।